I understand. Hang in there, all right? You can't. वेलकम डियर ऑकर्ड्स, स्वागत है आपका द इमैकुलेट रूम में। इस मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं एक रहस्यमय डॉक्टर जिसका नाम वोयन है और उसने एक प्रयोग विकसित किया है जिसमें वो एक जोड़े को एक साफ सुथरे कमरे में 50 दिन के लिए $50 लाख का इनाम देता है और अगर उनमें से एक कमरा छोड़कर चला जाता है तो इनाम की रकम गिरकर $10 लाख हो जाएगी। उस कमरे में बाहर के किसी भी व्यक्ति से बातचीत नहीं कर सकते और उनके मनोरंजन के लिए उस कमरे में कुछ भी नहीं होता सिवाय उन दोनों के। हालांकि वो इनाम के पैसों के हिस्से से पैसे देकर अपने लिए कोई ट्रीट मंगा सकते हैं और आज के जोड़े का नाम है माइक और केट, जो ये सोचते हैं कि वो आसानी से इन पैसों को हासिल कर लेंगे। माइक अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत मानता है कि उन्हें ये जगह मिल गई है और केट इसे एक दूसरे मौके की तरह देखती है। हालांकि वो ये भी कहती है कि वो अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए इन पैसों को आधा आधा बांट लेंगे। अब केट तो ये सोचती है कि अगर हम कम खाना मंगाएंगे, कम चीजें मंगाएंगे तो हमारे पैसे ज्यादा बचे हुए रहेंगे, लेकिन ये चीज माइक को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो भविष्य में अपनी जिंदगी को खुलकर जीना चाहता है और पैसों के बारे में वो जरा भी नहीं सोचता। अब वो उस जगह को छानबीन करते हैं और देखते हैं कि हमने इस कमरे के बारे में जैसा सोचा था ये तो वैसा ही है, बिल्कुल साफ सुथरा, सब कुछ सफेद होता है और उनके पास सिर्फ एक बेड और एक बेंच होता है और नियम के हिसाब से उस बाथरूम में सिर्फ एक बार में एक ही व्यक्ति जा सकता है और वहां पर एक लाल बटन भी है जिसका इस्तेमाल वो बाहर जाने के लिए कर सकते हैं, यानी कि इस गेम को क्विट करने के लिए। उस कमरे में एक टच स्क्रीन होती है जिसका इस्तेमाल करके वे ट्रीट मंगा सकते हैं और बाहर जाने के लिए दरवाजे पर एक बड़ी सी घड़ी लगी होती है जिसमें उनके वहां पर रहने का समय चल रहा होता है। उनका खाना सिर्फ इस हिसाब से बना होता है कि उनके हर दिन की पोषण की जरूरत को पूरा कर सके और फिर उसके बाद उनको एक सफेद शेक भी दिया जाता है जो एक सफेद डब्बे में होता है। उस कमरे में ऑटोमेटिक लाइट भी होती हैं जो दिन के समय के साथ बदलती हैं, जैसे सुबह को अलग, दोपहर को अलग, शाम को अलग, और जब रात हो जाती है तो लाइट्स बंद ही होती हैं, जिसका मतलब यह है कि अब उनको सोना है। टच स्क्रीन में अलार्म लगाने का विकल्प होता है, जबकि माइक को इससे कोई लेना देना नहीं। वो तो यहाँ पर बस छुट्टी की तरह बिता रहा है और आराम से देर रात सोता है और सुबह देर तक उठता है। अब केट को तो जल्दी सुबह उठना होता है, इसलिए वो अलार्म लगाती है ताकि वो एक्सरसाइज कर सके। वहाँ पहली रात को जब वो बेड पर जाते हैं तो माइक केट के साथ बिजी हो जाता है, लेकिन केट थोड़ी परेशान होती है कि शायद डॉक्टर उनको देख रहे होंगे, लेकिन माइक के जोर देने पर वो चादर के अंदर घुस जाते हैं और अब सुबह हो जाती है। केट बाथरूम में जाती है और अपने आप को शीशे में देखकर ऐसी बातें बोलती है जिससे उसका मन बदले और जिससे उसका हौसला बढ़ा रहे। उन दोनों के नहाने के बाद वो अपने कपड़ों को धोने के लिए डाल देते हैं और बदले में उन्हें साफ सुथरा पैजामा मिलता है जिसमें थोड़ा सा रंग होता है। और फिर अपने आप को व्यस्त करने के लिए कैट सोचती है कि आखिर क्यों वोयन ने यह प्रयोग किया होगा। इसलिए माइक उसे उस डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताता है जिसमें उसने देखा था कि वोयन के एक एक्सपेरिमेंट के कारण कैसे एक परिवार के साथ बहुत बुरा हो गया था। कोई नहीं जानता कि वोयन ऐसा क्यों करता है और सबको बस इतना पता है कि उसके पास बहुत पैसा है और वो उन पैसों का इस्तेमाल लोगों को नई नई परिस्थितियों में डालकर करता है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि लोग अलग अलग हालात बदलने पर कैसे बिहेव करते हैं। अब वो दोनों खुद को एंटरटेन भी नहीं कर पाते और ये उन दोनों के लिए काफी बड़ी समस्या बन जाती है। फिर कैट ध्यान लगाने की कोशिश करती है, जबकि माइक कभी कभी घड़ी को घूरता रहता है और कभी कभी बड़ा ही फिलोसफिकल होके अलग अलग चीजों के बारे में बात करता है, जैसे कि सफेद रंग का क्या मतलब होता है और जिसका आंसर वो खुद ही अपने आर्ट स्कूल में सीखे गए नॉलेज के बेस पर दे रहा होता है। और बच्चों जैसी बातें करता है कि हमें इस दिशा में ब्रश करना चाहिए, उस दिशा में नहीं करना चाहिए। केट उसको हमेशा याद दिलाती रहती है कि वो घड़ी को ना घूरे और अपना ध्यान इनाम की ओर लगाए जो मिलने वाला है। लेकिन अच्छा सोचना बहुत ही मुश्किल होता है, खासकर तब जब माइक अच्छे से सो नहीं पाता। अब केट रोज शीशे के सामने कुछ शब्द कहती है जिसे वो अपने रोज का काम बना लेती है। वो माइक को भी हौसला देने की कोशिश करती है और जब केट ध्यान लगाती है तब माइक ज्यादातर दौड़कर एक्सरसाइज करता है और साथ में वो हाथ की ताली वाला गेम भी खेलते हैं, मार्को पोलो खेलते हैं और एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। जब भी वो अपने गंदे पजामे उतारते हैं तभी उन्हें वैसे ही दिखने वाले सेम पजामे दिए जाते हैं। फिर कुछ हफ्ते ऐसे करके बीतते हैं और तभी कुछ अजीब सा होता है। माइक को एक कीड़ा दिखता है जो गलती से उनके कमरे में घुस जाता है और उससे बच्चों की तरह बात करने के बाद माइक उसको पीने के लिए अपने खाने में से कुछ शेक देता है। लेकिन जैसे वो शेक की कुछ बूंदें जमीन पर गिराता है तभी कंप्यूटर महाशय की आवाज आती है कि जानवरों के लिए कोई खाना नहीं है, खाना सिर्फ प्रतियोगियों के लिए है। अब माइक उस कीड़े की चिंता करता है क्योंकि वो कीड़ा यहाँ पर बच नहीं पाएगा। माइक फिर उनसे विनती करता है कि कम से कम इस छोटे जीव को बाहर जाने के लिए तो रास्ता खोल दो और वो उनसे वादा भी करता है कि वो खुद वहां से बाहर नहीं जाएगा। केट उसको समझाती है कि जिस स्पीकर से आवाज आ रही है उससे आवाज वापस नहीं जा सकती, जिसको सुनकर माइक दरवाजे को खोलने के लिए लाल बटन को दबाने का फैसला करता है
अब इस वजह से उनके बीच बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि सिर्फ एक बेवकूफ की वजह से केट को ये लगता है कि अगर वो बटन को दबाएगा तो वो हार जाएंगे, चाहे माइक वहां से बाहर जाए या ना जाए। अब उस कीड़े को नीचे रखने के बाद माइक केट को बताता है कि वो कीड़ा भी एक प्राणी है जिसपे तुमको बिल्कुल भी दया नहीं है। अब इस बात को सुनने के बाद केट कहती है कि तुम ज्यादा ही दयावान नहीं बन रहे हो, मैं तुम्हारी तरह शाकाहारी नहीं हूँ। और जैसे उनकी बहस बढ़ती है तो केट कबूल करती है कि हाँ, वो ये सोचती है कि सिर्फ माइक ही अकेला शाकाहारी है, और वो उसके पिता को नीचा दिखाने लगती है, जिनके पास माइक के लिए हमेशा से ही सब कुछ रहा है, इसलिए वो कभी बुरे हालातों से नहीं गुजरा। फिर केट इस बातचीत से दूर जाने लगती है, लेकिन वो उस कीड़े को कुचल देती है और कहती है कि सॉरी, गलती से हो गया। लेकिन माइक उसकी इस बात पर यकीन नहीं कर पाता कि उससे ये गलती से हुआ है। अब माइक गुस्से में अपने कुछ दिन उस कमरे के कोने में बताता है, और तभी वो सोचता है कि मुझे इस तरह बिना खाने के नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये मेरी सेहत के लिए हानिकारक है। अब क्योंकि वो दोनों दो ट्रीट्स भी ले सकते हैं, अब माइक सोचता है कि अगर मैं 2 ट्रीट्स लेता हूँ तो ज्यादा से ज्यादा कुछ $1000 से कम होंगे, लेकिन केट उसको मना करती है। लेकिन माइक कहता है मुझे तुम्हारी इजाजत की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ तो पैसे मेरे भी हैं। और फिर उसको उसकी ट्रीट में एक हरा कलर मिलता है, जो काफी नहीं होता है, लेकिन कम से कम अब माइक दीवारों पर कुछ ड्राइंग्स बना सकता है। उसे कुछ देर ड्राइंग्स करते हुए देखने के बाद केट उसे उसकी तस्वीर बनाने के लिए कहती है, और माइक भी मान जाता है। हालांकि वो असली चित्र बनाने से मना कर देता है, क्योंकि उसको बहुत ही बेकार लगते हैं और वो अपने तरीके से चित्र बनाना पसंद करता है। फिर माइक तब तक चित्र बनाता है जब तक कि उसके पास बिल्कुल भी कलर नहीं बचता, और केट उससे बहुत ही गुस्सा हो जाती है जब वो पूरे बाथरूम में, टॉयलेट पर और जमीन पर हरा कलर फैला हुआ देखती है। फिर बाद में केट बच्चों की तरह बर्ताव करने के लिए उससे माफी मांगती है और उसे बताती है कि उसने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन कम से कम अब उनको यहाँ पर सिर्फ 20 दिन और बिताने हैं, और उसके बाद सारा पैसा उनका। वो उदासी से अपने दिन बिता रहे होते हैं, तभी एक सुबह केट उठती है और उसे बाथरूम में एक बंदूक मिलती है। वो ये सोच रहे होते हैं कि ये भरी हुई है या नहीं, और उस बंदूक के वहां होने से वो बहुत ही डर रहे होते हैं, इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो उसको बेड के नीचे छुपा देंगे, क्योंकि नियम के हिसाब से उन्हें वहां कुछ भी नहीं लाना होता है। फिर कुछ समय बाद उन दोनों कपल्स को एक रिवॉर्ड दिया जाता है, जिसमें उनको कनेक्ट करने की सुविधा दी जाती है, जिसमें उनको प्यार करने वालों ने उनके लिए वीडियो मैसेज भेजे होते हैं। फिर माइक को अपनी बहन की तरफ से एक मैसेज मिलता है, जो उसको बताती है कि वो और उसके माता पिता आजकल क्या कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी सोचती है कि माइक अब केट के साथ नहीं होगा। अब अपनी बहन को देखकर माइक बहुत ही खुश होता है, लेकिन केट काफी समय से अपने परिवार के किसी भी सदस्य के संपर्क में नहीं आई है, और जब उसके पिता की एक वीडियो चलती है तो वो बहुत ही घबरा जाती है, जो आखिरकार अब सड़कों से दूर हैं और अब अनाथालय में रह रहे हैं। और केट उस वीडियो को बंद करने के लिए कहती है, लेकिन वो बंद नहीं होती, जिसकी वजह से केट बाथरूम के दरवाजे की तरफ जाती है और रोने लगती है। और फिर माइक उसके पास आता है और उसको चुप कराने लगता है। अपने बॉयफ्रेंड के साथ पूरी तरह लिपट के सोने के बाद केट अलार्म के बजने पर नहीं उठती और पूरा दिन बेड पर पड़ी रहती है, क्योंकि वो बहुत ही उदास रहती है। और जब माइक उससे पूछता है कि वो इतना परेशान क्यों है, तो केट बताती है कि उसने अपने पिता को सालों से नहीं देखा, और उसने माइक को हमेशा अपने बारे में झूठ बताया है कि वो कौन है, क्योंकि वो अपने पिता पर शर्मिंदा होती है और किस तरह उसके पिता ने शराब के लिए उसका घर बेच दिया, उसकी स्कूल की फीस नहीं दी, और उसके आम इंसान की तरह बड़े होने के सारे मौके खत्म कर दिए। अब वहां से बाहर निकलने के लिए सिर्फ 2 हफ्तों का समय बचा होता है। केट अभी भी बेड पर रहती है, जबकि माइक वक्त बिताने के लिए नए तरीकों का इस्तेमाल करता है, जैसे वो ड्राइंग्स को अपनी उंगलियों से फैला देता है और पैजामे पर लिखे हुए शब्द को पढ़ता है, और एक्टिंग की कई सारी एक्सरसाइज करता रहता है। वो केट को चुटकुले भी सुनाता है ताकि उसका मूड फ्रेश हो जाए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। फिर वो थक हार कर उसके साथ बेड पर लेट जाता है, ये सोचकर कि शायद वो इससे थोड़ा अच्छा महसूस करे, और ये भी काम नहीं करता। अब माइक कभी कभी जमीन पर सोता है ताकि कुछ अलग महसूस कर सके। एक सुबह वो केट को ट्रीट लेने के लिए मनाता है, लेकिन वो पैसों को हारना नहीं चाहती। माइक उससे कहता है कि वो नहीं जानता कि वो ये सब आगे कर पाएगा या नहीं, और वो आखिरकार केट को बेड पर से उठने के लिए प्रेरित कर देता है। अब नहाने जाने से पहले वो माइक से कहती है कि वो अपनी दूसरी ट्रीट ले ले, चाहे उसमें कितने भी पैसे लगे तुम ले लो। माइक ऐसा करता है और वो हैरान रह जाता है जब दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे से एक न्यूड औरत कमरे के अंदर आती है, जिसका नाम सिमोन होता है। वो उस प्रयोग के बारे में कुछ नहीं जानती, वो तो सिर्फ एक एक्ट्रेस होती है जिसे एक गिग के लिए पैसे दिए जा रहे होते हैं, और उसको 1 महीने के लिए बुक किया गया था और अब उसमें सिर्फ 24 घंटे बचे हुए हैं। फिर केट उसके वहां होने से खुश नहीं होती और वो माइक को अपने टी शर्ट सिमोन को देने के लिए कहती है ताकि वो अपने आप को थोड़ा ढक सके। सिमोन माइक की बनाई हुई ड्राइंग्स को देखती है और उसकी काफी तारीफ करती है और उसकी इंपॉर्टेंस को भी पहचान लेती है, जिसकी वजह से केट थोड़ा चिढ़ जाती है। अब जब रात होती है तो माइक जमीन पर सोने का फैसला करता है, जबकि दोनों लड़कियों को बेड पर सोने के लिए कहता है, और सिमोन उनसे कहती है कि वो जब तक सोते रहेंगे तब तक वो जागती रहेगी, लेकिन केट कहती है कि नहीं, हम तीनों बेड पर ही सोएंगे।
अब उस रात सिर्फ केट को सोने में बहुत ही परेशानी होती है। अब सुबह केट सिमोन को बेड पर नहीं पाती और सोचती है कि शायद वो चली गई है, लेकिन असलियत में वो बाथरूम में होती है। अब इस सबसे बहुत ही ज्यादा परेशान होकर केट ट्रीट लेने का फैसला करती है और उस ट्रीट में एक छोटा सा डब्बा मिलता है जिसमें 3 मजेदार कैंडीज होते हैं। केट तुरंत ही उनमें से एक खा लेती है और एक सिमोन को भी दे देती है, लेकिन माइक बहुत ही हिचकिचाता है और काफी हिचकिचाने के बाद एक कैंडी ले लेता है। अब तीनों की तीनों कमरे में नाचते गाते रहते हैं और तीनों के बीच कुछ किसेस भी होने लगते हैं। हालांकि कुछ देर बाद माइक एक बुरी चीज देखता है जहां उसके चारों ओर खून होता है और उसे ऐसा लगता है कि वो पानी के अंदर है और उसका छोटा भाई उसके साथ डूब रहा है। फिर दोनों लड़कियां मिलकर माइक को उस सपने से निकाल लेती हैं, लेकिन वो अभी भी डरा हुआ होता है और वहां से बाहर जाने के लिए कहता है कि शॉन डूब रहा है। केट उसको खींचकर बेड पर लेके जाती है और उसे तब तक शांत करती है जब तक वो सो नहीं जाता। इसके बाद सिमोन केट से पूछती है कि माइक क्या कह रहा था। तब केट उसे माइक के छोटे भाई शॉन के बारे में बताती है जो उनके पूल में डूब गया था जब माइक उसका ध्यान रख रहा था, जिसके लिए माइक आज भी अपने आप को कसूरवार समझता है। माइक उस वक्त नशे में था जब ये सब हुआ था, जिसकी वजह से उसको बहुत ही चोट पहुंची थी और इस वजह से वो उस कैंडी को खाने में भी झिझक रहा था। सिमोन उसे ये भी पूछती है कि आखिर वो दोनों कैसे मिले और केट उसको बताती है कि उस दिन बारिश हो रही थी और उसके पास छाता भी नहीं था और तभी माइक उसके पास आया और उसने उसको बारिश से बचाया। अब जब माइक उठ जाता है तो सिमोन उसको बताती है कि उसने अपनी माँ को खो दिया था जब वो बच्ची थी और कहती है कि उन दोनों ने ही अपने किसी खास को खोया है। अब सिमोन माइक का हाथ पकड़कर उसको शांत करने की कोशिश करती है और केट जब उनको ऐसा देखती है तो वो ये देखकर काफी घबरा जाती है और सोचती है कहीं सिमोन उसके बॉयफ्रेंड को चुराने की कोशिश तो नहीं कर रही है। और अब केट और सिमोन के बीच में माइक को लेकर काफी बहस शुरू हो जाती है और फिर माइक उनको चुप कराने के लिए उन पर चिल्लाता है और गुस्से में वहां से चला जाता है, जिसकी वजह से केट उससे माफी मांगती है और अपनी गलती मान लेती है। अब अगली सुबह माइक ठीक महसूस नहीं कर रहा होता है, लेकिन केट को तो उस पर ध्यान नहीं होता और वो दूसरी चीजों पर ध्यान दे रही होती है। आखिरकार सिमोन वहां से जा चुकी होती है, लेकिन वो हरे कलर से दीवार पर एक मैसेज लिखकर जाती है जिसमें वो माइक को एक रात उसके साथ बिताने के लिए शुक्र अदा करती है। अब केट चिल्लाती है कि ये सब क्या है, तो माइक समझाने की कोशिश करता है कि उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और वो उसको समझाता है कि ये बंदूक की तरह है, ये कमरा उनके बीच लड़ाई करवाने के लिए ऐसा कर रहा है। अब गुस्से में केट माइक को दीवार की तरफ धक्का दे देती है, जिसकी वजह से उसके सर पर चोट लगती है और उसके सर से खून बहने लगता है। फिर माइक उससे दूर हो जाता है और उसको याद दिलाता है कि उसने उसको कभी भी धोखा नहीं दिया है, यहाँ तक कि जब वो न्यूयॉर्क गया था तब भी उसने ऐसा कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि उसने अपने अमीर दोस्तों को भी छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाती थी। और जब वो परेशान थी उसने तब भी उसके साथ रहने के लिए अपना कॉलेज पूरा नहीं किया और इसके बदले में उसको मिला क्या, सिर्फ जलन। अब रोते हुए केट उससे माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन उनकी बात के बीच माइक को जख्म की वजह से फिर से चक्कर आने लगते हैं और उसे लगता है कि उसे एक डॉक्टर की जरूरत है। और फिर केट उसके लिए कुछ शेक लेके आती है जिससे वो अपने शरीर में थोड़ा शुगर डाल सके। केट साथ ही साथ उसे याद दिलाती है कि नियमों के हिसाब से उन्हें किसी भी डॉक्टर और दवाई को बुलाने की जरूरत नहीं है। अब माइक उसकी कई बात पर यकीन नहीं करता और वो सोचने लगता है कि क्या इस औरत को मेरी थोड़ा बिल्कुल भी परवाह है, क्योंकि मैं यहाँ पर बीमार हूँ और इसको इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ी है। अब धीरे धीरे उसकी चोट ठीक होने लगती है और उसका खून बहना बंद हो जाता है, लेकिन वो डर रहा होता है कि तब क्या होता अगर मेरी चोट बहुत ही गंभीर होती, क्या ये मुझको डॉक्टर के पास लेके जाते या फिर कॉन्ट्रैक्ट का बहाना करके मुझको यही अंदर मार डालती। अब इस जगह ने उनके साथ जो किया है उसके लिए नफरत करते हुए और ये समझाने के बाद कि पैसे उनके टूटे हुए रिश्तों को नहीं जोड़ पाएगा, माइक वहां से जाने का फैसला करता है और केट से कहता है कि वो भी उसके साथ चले। अब केट मना कर देती है और माइक को कहती है कि तुम्हारे लिए ये कहना बहुत ही आसान है क्योंकि तुम्हारे पापा के पास हमेशा से ही पैसे हैं और तुम उन पर राज करते हो। और यहाँ तक कि केट माइक को रोकने के लिए बंदूक दिखाती है और उसको धमकाने लगती है, हालांकि माइक उसको नजरअंदाज कर देता है और बटन को दबा देता है। अब यहाँ केट रोने लगती है और शवर से बाहर निकलने के बाद वो दीवार पर बनी बारिश की बूंदों को देखती है जो उसे बटन को दबाने के लिए उत्साह देती है और वो इस बारे में भी सोचती है कि उसके पास 2 ही दिन बचे हुए हैं। अब कुछ महीनों बाद माइक सड़क पर दौड़ रहा होता है और तभी उसको केट दिखाई देती है जो कि एक बिल्डिंग से बाहर आ रही होती है। वो दोनों उस कमरे से निकलने के बाद एक बार भी नहीं मिले होते हैं और वो चलते हुए एक दूसरे से बात करने का फैसला करते हैं, लेकिन जब माइक केट से पूछता है कि क्या उसने वो कमरा छोड़ दिया या वो जीत गई, वो उसके सवाल का जवाब नहीं देती। हालांकि वहां अंदर जो कुछ भी हुआ था वो उसके लिए माफी मांगती है। और जब वो वहां से जा रहे होते हैं उस बिल्डिंग को दिखाया जाता है जिसमें से केट निकलती है और वो बिल्डिंग बिना घर वाले लोगों के लिए बनाई गई होती है, जिसके बाहर लिखा होता है कि एक अनजान व्यक्ति ने नई रसोई बनाने के लिए कुछ पैसे दान किए हैं। और इस दौरान उस कमरे में दोबारा एक नया जोड़ा आता है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।